सोचिए कैसा शानदार शहर, एक पूरी सल्तनत जो वक्त की धूल में कहीं खो गई और फिर धीरे धीरे कहानियों और खोजों से वापस जिंदा हुई। आज हम विजयनगर साम्राज्य यानी सिटी ऑफ विक्ट्री के बारे में थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये दक्षिण भारत का एक बहुत शक्तिशाली एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो लगभग 14 से 16 सेंचुरी तक फला फूला। और इसकी कहानी हमें कई जगहों से पता चलती है, जैसे जमीन की खुदाई यानी आर्कियोलॉजिकल डिग्स, अच्छा, पत्थरों पर लिखे लेखों इंस्क्रिप्शन से, फिर बाहर से आए यात्री फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे पुर्तगाली, फारसी, रूसी, उनके लिखे हुए ब्योरों से। राइट। और वहाँ की अपनी किताबें भी हैं, लोकल लिटरेचर जिसे कहते हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में। तो आज हम क्या देख रहे हैं, इसे कैसे फिर से खोजा गया, रीडिस्कवरी, यहाँ कौन राजा थे, रूलर्स, शहर कैसा था, सिटी प्लानिंग और आम जिंदगी थी। चलिए शुरू करते हैं हम्पी की खोज से। डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी, हाँ, ये नाम तो सुना है। ये वही विजयनगर है। हुआ ये कि 1565 में शहर तबाह हो गया, डिस्ट्रक्शन हुई और एकदम वीरान, डिजर्टेड हो गया। ओके। लेकिन वहां जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के लोग थे, उनकी यादों में ये हम्पी नाम से जिंदा रहा। ये वहां की एक लोकल देवी थी, लोकल डीटी पंपा देवी, उनके नाम पर। अच्छा, पंपा देवी के नाम पर हम्पी। हाँ। फिर 1800 में एक अंग्रेज अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हाँ। उन्होंने इन खंडरों को, रुइंस को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इसका पहला नक्शा, फर्स्ट मैप बनाया। अच्छा, पहला नक्शा उन्होंने बनाया। जी। और इसमें विरूपाक्ष मंदिर के जो पुजारी थे, उनसे मिली जानकारी बहुत काम आई। मैकेंजी बाद में 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने। ओह, फर्स्ट सर्वेयर जनरल। भारत के अतीत को समझकर अंग्रेजी शासन, गवर्नेंस को आसान बनाना भी था। ये तो था ही। बाद में और भी कोशिशें हुई। हाँ, बिल्कुल। 1856 से फोटोग्राफी शुरू हुई, तस्वीरें लेना। जी। और 1836 से शिलालेखों का अध्ययन, एपिग्राफी कहते हैं जिसे, उसने भी बहुत जानकारी दी। सही है। अच्छा, इस साम्राज्य का असली नाम क्या था? विजयनगर तो सिटी ऑफ विक्ट्री हुआ। हाँ, एक पुराना नाम मिलता है, कर्नाटका साम्राज्यमु। कर्नाटका साम्राज्यमु, इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं शासकों, रूलर्स और राजनीति, पॉलिटिक्स की। जी। इसकी नींव रखी थी दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, 1336 में। ओके। और यहाँ काफी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। और इनके दुश्मन भी रहे होंगे, राइवलरीज। बिल्कुल, खासकर डेक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक। इनके सुल्तानों को कहते थे अश्वपति, घोड़ों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। ओके। उड़ीसा के शासकों को कहते थे गजपति, हाथियों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और विजयनगर के राजा? विजयनगर के शासक कहलाते थे राया, और वो खुद को कहते थे नरपति, मनुष्यों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ मेन। नरपति, अश्वपति, गजपति। तो लड़ाई किस बात पर होती थी? मेनली तो उपजाऊ नदी घाटियों, रिवर वैलीज और व्यापार, ट्रेड पर कंट्रोल के लिए। हमेशा की तरह जमीन और पैसा। बिल्कुल। लेकिन इस चक्कर में आर्किटेक्चर में भी आइडियाज का एक्सचेंज हुआ। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। व्यापार में क्या खास था? घोड़ों का इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस बहुत जरूरी था सेना के लिए। अरब से, मध्य एशिया से घोड़े आते थे। कौन लाता था? पहले अरब व्यापारी थे, अरब ट्रेडर्स, और लोकल तमिल व्यापारी जिन्हें कुदिराई चेट्टीज कहते थे, घोड़ा व्यापारी। कुदिराई चेट्टी? हाँ। फिर 1498 में पुर्तगाली आ गए, अपने जहाज और बंदूकें लेकर। मस्कट्स। बिल्कुल, वो भी इस ट्रेड में शामिल हो गए। और विजयनगर के बाजार मसाले, स्पाइसेस, कपड़े, टेक्सटाइल्स, कीमती पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स के लिए बहुत फेमस थे। तो सबसे मशहूर राजा कौन हुए? सबसे ज्यादा नाम आता है कृष्णदेव राय का। तुलु वंश के थे। 1509 से 1529 तक राज किया। ये गोल्डन एज था। हाँ, इसे विजयनगर का सुनहरा दौर माना जाता है। उन्होंने साम्राज्य को काफी फैलाया, एक्सपेंशन किया। रायचूर दोआब जीता 1512 में, उड़ीसा को हराया 1514 में, बीजापुर को 1520 में। काफी शक्तिशाली थे। बहुत। और वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्होंने तेलुगु में राजकाज पर एक किताब लिखी, अमुक्त माल्यादा। अच्छा, किताब भी लिखी। किस बारे में थी? इसमें उन्होंने व्यापार, बंदरगाहों, विदेशी व्यापारियों की अहमियत पर जोर दिया, इकोनॉमी पर फोकस था। उन्होंने कई शानदार मंदिर बनवाए, मंदिरों के ऊंचे गेटवेज जिन्हें गोपुरम्स कहते हैं, वो बनवाए। और एक नया शहर भी बसाया, नागलपुरम, अपनी माँ के नाम पर। वाह। लेकिन फिर पतन कैसे हुआ? डिक्लाइन?
कृष्णदेवराय की मौत के बाद 1529 से मामला गड़बड़ाने लगा। जो मिलिट्री चीफ थे नायक, वो ताकतवर होने लगे, थोड़े बागी भी। अच्छा, इंटरनल प्रॉब्लम। हाँ। फिर 1542 में एक नया वंश आया, अराविदु वंश। और फिर आई वो बड़ी लड़ाई, राक्षसी तंगड़ी, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा, 1565 में। इसमें क्या हुआ? इसमें विजयनगर के शासक थे रामा राय। उनकी हार हुई बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की मिलीजुली फौजों से। ओह, तीनों ने मिलके हराया? जी, और शहर को बुरी तरह लूटा गया, उजाड़ दिया गया। राजधानी फिर पूरब की तरफ शिफ्ट हो गई, पेनुकोंडा, और बाद में चंद्रगिरी। बड़ा दुखद अंत हुआ। अच्छा, ये सुल्तान और राय के रिश्ते हमेशा दुश्मनी वाले ही थे? नहीं, हमेशा नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कृष्णदेवराय ने तो खुद को एक टाइटल दिया था, यवन राज्य स्थापनाचार्य। यवन राज्य? यवन कौन थे? यवन शब्द आमतौर पर ग्रीक लोगों या उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये टाइटल दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ दुश्मनी के नहीं थे, डिप्लोमेसी भी थी। और राम राय? राम राय ने एक रिस्की पॉलिसी अपनाई थी। वो एक सुल्तान का साथ देकर दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते थे। आखिर में ये उल्टा पड़ गया। समझ गई। एक और सिस्टम का जिक्र आता है, अमरा नायक प्रणाली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये असल में मिलिट्री कमांडर्स, सेना के कमांडर होते थे, नायक जैसे। हाँ, पर इन्हें राजा जमीनें देते थे, टेरिटोरीज, जिन्हें अमरम कहा जाता था। ये वहां से टैक्स वसूलते थे। अच्छा। उस टैक्स से वो अपनी सेना रखते थे, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक, और साल में एक बार राजा को तोहफा, नजराना, ट्रिब्यूट भेजते थे। ये कुछ दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसा लग रहा है। बिल्कुल, काफी समानताएं हैं। तो ये नायक बाद में ताकतवर हो गए? हाँ, यही हुआ। धीरे धीरे ये अपने इलाकों में लगभग आजाद हो गए, और यही साम्राज्य के कमजोर होने का एक बड़ा कारण बना। अब जरा राजधानी विजयनगर शहर की बात करते हैं। कैसी थी ये सिटी? बहुत शानदार। एक पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पेज। उन्होंने लिखा कि यह शहर रोम जितना बड़ा है। बहुत सुंदर, खूब पेड़, झीलें, पानी। वाओ, रोम जितना बड़ा? हाँ, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। आसपास ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। इलाका थोड़ा सूखा है, एरिड जोन है। तो पानी का इंतजाम कैसे होता था? वाटर रिसोर्सेस? कमाल का इंतजाम था। नदी पर बांध बनाए गए थे, एम्बैंकमेंट्स, बड़े बड़े तालाब खोदे गए, रिजर्वॉयर्स, जैसे एक कमलापुरम टैंक है 15वीं सेंचुरी का। हाँ। और एक नहर थी, हिरिया नहर, हिरिया कैनाल, जो नदी से पानी शहर तक लाती थी। ये संगम वंश के राजाओं ने बनवाई थी। जबरदस्त इंजीनियरिंग। और किलेबंदी, फोर्टिफिकेशंस, शहर सुरक्षित कैसे था? बहुत मजबूत किलेबंदी थी। फारस के एक राजदूत थे, अब्दुल रज्जाक। उन्होंने लिखा है कि शहर के चारों ओर किले की 7 दीवारें थीं, 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स। 7 दीवारें? हाँ, और सबसे खास बात, इन दीवारों के अंदर न सिर्फ महल और मंदिर थे, बल्कि खेत भी थे, एग्रीकल्चरल लैंड। खेत दीवारों के अंदर क्यों? ताकि अगर दुश्मन घेराबंदी कर ले, सीज, तो शहर के अंदर खाने की कमी ना हो। बहुत सोचा समझा प्लान था। वाकई कमाल है। दीवारें कैसे बनी थीं? ये भी खास है। बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें इस तरह काटा गया था कि वो एक दूसरे में फिट हो जाएं, बिना गारे या सीमेंट के। अच्छा। शहर के जो गेट थे, उन पे मेहराबें बनी थी, आर्चेस, और उनमें इंडो इस्लामिक स्टाइल दिखता है, मतलब भारतीय और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर। सड़कें पहाड़ियों के बीच से, घाटियों से होकर गुजरती थीं, और सड़कों के किनारे बाजार लगते थे। शहर के अंदर क्या था? अर्बन कोर, आम लोग कहाँ रहते थे? आम लोगों के घर शायद लकड़ी, मिट्टी जैसी चीजों से बने थे, जो अब खत्म हो चुके हैं, पेरिशेबल मटीरियल्स। लेकिन खुदाई में कुछ चीजें मिली हैं, जैसे चीन की मिट्टी के बर्तन, चाइनीज पोर्सिलीन, शायद अमीर व्यापारियों के घरों में इस्तेमाल होते होंगे। एक मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर भी मिला है, मतलब मुसलमानों के रहने का इलाका। वहां मस्जिदें और मकबरे मिले हैं, जिनकी बनावट थोड़ी थोड़ी हम्पी के मंदिरों के मंडपों जैसी है। छोटे मंदिर, कुएं, पानी के टैंक भी जगह जगह थे। और शाही इलाका, रॉयल सेंटर, राजा महाराजा कहाँ रहते थे? वो शहर के साउथ वेस्ट हिस्से में था। वहां 60 से ज्यादा मंदिर थे। 60 मंदिर शाही इलाके में? क्यों? राजा मंदिरों को दान देकर, उन्हें बनवाकर अपनी ताकत और लेजिटिमेसी, मतलब शासन के अधिकार को दिखाते थे। अच्छा। और महल, पैलेसेस, करीब 30 महल जैसी संरचनाएं मिली हैं। हालांकि अब वो खंडहर हैं। एक इलाका है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट राजा का महल कहते हैं, पर पक्का नहीं कि वो क्या था। 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एक सभागार, ऑडियंस हॉल, और दूसरा महानवमी डिब्बा,
महानवमी डिब्बा, ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा ऊंचा मंच है, मैसिव प्लेटफॉर्म। इसका बेस करीब 11,000 स्क्वायर फीट है और ऊंचाई 40 फीट। इस पर बहुत सुंदर नक्काशी है, रिलीफ कार्विंग्स। इतना बड़ा मंच किस लिए इस्तेमाल होता था? यहाँ साल में एक बार महानवमी त्योहार मनाया जाता था। ये सितंबर अक्टूबर में आता है, जैसे दशहरा या दुर्गा पूजा। अच्छा, दशहरा जैसा। तो क्या होता था यहाँ? बड़े फंक्शन होते थे, पूजा होती थी, राजा के घोड़े की पूजा, जानवरों की बलि, नाच गाना, कुश्ती, जुलूस निकलते थे। और जो नायक होते थे वो राजा को नजराना पेश करते थे। मतलब पावर दिखाने का मौका। बिल्कुल। पेस ने इसे विजय का भवन, हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है। शायद यहीं से राजा अपनी सेना की परेड देखते होंगे। और कौन सी खास इमारतें थीं रॉयल सेंटर में? एक लोटस महल है, बहुत सुंदर इमारत है, मेहराबों वाली। शायद राजा अपने सलाहकारों से यहीं मिलते होंगे। काउंसिल चेंबर रहा होगा। लोटस महल नाम ही सुंदर है। हाँ। और हजारा राम मंदिर? हजारा रामा टेम्पल। जी, ये शायद राजा और उनके परिवार का निजी मंदिर था। इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे हुए हैं। अब आते हैं शहर के सीक्रेट सेंटर पर, पवित्र केंद्र पर। ये कहा था? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे शहर के उत्तरी हिस्से में था। यहाँ चट्टानी पहाड़ियां हैं। यहीं से विजयनगर की कहानी शुरू होती है, पुरानी कथाओं के मुताबिक। पांसी कथाएं। लोकल मान्यताएं हैं कि यहीं रामायण वाली किष्किंधा थी, बाली सुग्रीव वाली जाती है। और यहीं की लोकल देवी हैं पंपा देवी, जिन्होंने भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष से शादी करने के लिए तपस्या की थी। अच्छा, तो पंपा देवी और विरूपाक्ष। हाँ, और विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना मंदिर माना जाता है। पंपा देवी का मंदिर भी पास में है। तो राजा विरूपाक्ष को मानते थे? बिल्कुल। राजा असल में कहते थे कि वो भगवान श्री विरूपाक्ष की तरफ से शासन कर रहे हैं। उनके जो शाही ऑर्डर होते थे वो कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष नाम से जारी होते थे। इंटरेस्टिंग। और वो टाइटल भी था हिंदू सुल्तान? हाँ, ये संस्कृत में सुल्तान शब्द का रूप है। ये दिखाता है कि वो खुद को इस्लामिक शासकों के बराबर का मानते थे, लेकिन अपनी हिंदू पहचान भी जाहिर करते थे। मंदिरों में राजाओं की मूर्तियां भी मिली हैं, रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स। अब मंदिरों के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। क्या खास था विजयनगर के मंदिरों में? एक तो राया गोपुरम्स, ये बहुत ऊंचे भव्य गेटवेज होते थे जो दूर से ही दिख जाते थे। ये राजा की ताकत का सिंबल थे। गोपुरम, हाँ, कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। हाँ, उन्होंने कई बनवाए। दूसरी चीज थी मंडपाज। ये बड़े खंभों वाले हॉल होते थे मंदिरों के अंदर। इनमें देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी या धार्मिक आयोजन होते थे। कौन से मंदिर सबसे फेमस है? विरूपाक्ष मंदिर तो है ही। विरूपाक्ष मंदिर तो कई सदियों में बना है। कृष्णदेव राय ने इसमें बड़ा हॉल जोड़ा था। दूसरा बहुत फेमस है विट्ठल मंदिर। विट्ठल, ये विष्णु का रूप है ना? महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। बिल्कुल सही। विट्ठल भगवान की पूजा महाराष्ट्र में पॉपुलर है। तो विट्ठल मंदिर का विजयनगर में होना दिखाता है कि कैसे अलग अलग कल्चर वहां मिल रहे थे, कल्चरल इंटीग्रेशन। और इसी में वो पत्थर वाला रथ है, स्टोन चैरियट। हाँ, विट्ठल मंदिर अपने पत्थर के रथ के लिए बहुत मशहूर है। ये असल में एक छोटा मंदिर है जिसे रथ का आकार दिया गया है। कमाल है। और मंदिर के बाहर की सड़कें, उन्हें रथ गलियां कहते थे। ये मंदिर के गोपुरम से एकदम सीधी निकलती थी। इन सड़कों के दोनों तरफ दुकानें होती थी, मंडप बने होते थे। त्योहारों पर इन्हीं सड़कों पर भगवान की रथ यात्रा निकलती होगी। पूरा शहर एकदम प्लान्ड लगता है। आज क्या स्थिति है? मॉडर्न स्टडी क्या कहता है? 1980 से वहां एक बड़ी मैपिंग प्रोजेक्ट चल रही है। पूरे इलाके को ग्रिड में बांटा गया है और हर एक स्ट्रक्चर, मंदिर, महल, दीवार, सड़क, बाजार, सबका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। हजारों संरचनाएं मिली हैं। लेकिन जो लकड़ी का काम था वो तो खत्म हो गया होगा? हाँ बिल्कुल। तो हमें कल्पना करनी पड़ती है। इतिहासकार जॉन फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल, MS नागराज राव ने इस पर काफी काम किया है। वो यात्रियों के लिखे ब्यौरों, ट्रैवलर्स अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं ये अंदाजा लगाने के लिए कि इमारतें कैसी दिखती होंगी। जैसे पेस और नुनेज के वर्णन? फर्नाओ नुनीज ने भी काफी कुछ लिखा है। उन्होंने बाजारों के बारे में बताया है, कैसे वहां हीरे, मोती, कपड़े, घोड़े, फल, अनाज, यहां तक कि मांस भी बिकता था। एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि चूहे, बिल्लियां, छिपकलियां तक बाजार में बिकती थीं। ओह। पेस ने तो विजयनगर को दुनिया का सबसे सुसज्जित शहर कहा था। लेकिन फिर भी कई सवाल होंगे जिनके जवाब नहीं मिले, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे। ये इमारतें हमें आम लोगों की जिंदगी के बारे में, उनकी सोच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो मजदूर कौन थे जिन्होंने ये सब बनाया? उन्हें क्या मजदूरी मिलती थी? कहां से आए थे? शहर की प्लानिंग कैसे होती थी? कौन डिजाइन करता था?
हाँ, ये सब जानना मुश्किल है। और वो धारणा बनाम हकीकत वाली बात, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। हाँ, जैसे कृष्णदेव राय की जो मूर्ति मिलती है उसमें वो काफी हट्टे कट्टे लगते हैं, लेकिन पेस ने अपने वर्णन में लिखा है कि वो मंझले कद के थे, थोड़े मोटे थे और चेहरे पर चेचक के निशान थे। अच्छा, तो असलियत शायद कुछ और थी। हो सकता है। तो देखिए, विजयनगर की कहानी में कितनी परतें हैं। उनकी इंजीनियरिंग का कमाल, पानी का मैनेजमेंट, किलेबंदी, शहर की रौनक, बाजार, अलग अलग संस्कृतियों का मिलना। बिल्कुल। फिर उसका दुखद अंत और फिर सदियों बाद उसकी रीडिस्कवरी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े साम्राज्य भी कितने नाजुक, फ्रैजाइल हो सकते हैं। वक्त के सामने कुछ नहीं टिकता। सही कहा। और कौन जाने इन खंडरों में अभी और कितने राज, कितने रहस्य छुपे हों। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, विजयनगर जैसी एक जगह की जटिलताओं को समझना, उसका उदय, उसकी नवीनता, उसका पतन और उसकी पुनर्खोज, ये सब जानना आज हमारे शहरों के विकास, अर्बन डेवलपमेंट और सामाजिक बदलावों, सोसाइटल डायनामिक्स को देखने के हमारे नजरिए को कैसे आकार दे सकता है।